दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल वेद एग्ज़ाम पर। और दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सोच यानी कि विचार करने की अवधारणा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी ऑफ लर्नर पढ़ रहे हैं यानी कि टीचिंग एंड लर्निंग पढ़ रहे हैं तो आपको ये जो टॉपिक है ये एक टीचर के रूप में और एक स्टूडेंट के रूप में समझना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ये बार बार पूछा गया। तो प्रश्न है कि आखिर ये सोच क्या है, सोच की प्रक्रिया क्या है जो हम बार बार कहते हैं कि थिंकिंग करो, सोचो, विचार करो, आखिर इसका अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि चिंतन को अगर हमें परिभाषित करना है तो हम साधारण शब्दों में से किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे चिंतन करना, जैसे कि हम आम बोलचाल की भाषा में सोचने की प्रक्रिया भी कहते हैं। तो चिंतन करना सोचना भी होता है। वह एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने आसपास की हो रही सभी घटनाओं के मनोवैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करते हैं। हम अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में अपने अनुभव, अपनी जानकारी और जो विभिन्न स्रोत हैं यानी कि किसी से पूछकर, इंटरनेट पर सर्च करके, किताबों में पढ़ के या फिर तत्काल में जो परिस्थिति है उसके अनुसार और ज़्यादा जानकारी, डेटा, तथ्य इकट्ठा करके एक निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उस परिस्थिति का एक मॉडल बनाते हैं, उस परिस्थिति को जांचने का, देखने का और उसे 360 डिग्री समझने के लिए हम अपने ज्ञान, विवेक और अनुभव का प्रयोग करते हैं। तो चिंतन क्या है, एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें कि हम अपने आसपास या हमारे सामने जो भी चीज़ है, चाहे वो एक एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न हो, चाहे आपके सामने कोई चुनौती हो, आपको नदी पार करना हो, आपके सामने आपके गाड़ी पंचर हो गई हो, आपसे कोई लड़ाई कर रहा हो या आपको किसी प्रश्न का जवाब देना हो, ऐसी हर एक परिस्थिति में या ऐसी किसी भी परिस्थिति में जब आप कुछ सोचते हो, उस परिस्थिति का सामना करने का प्रयास करते हो, उस परिस्थिति में आप अपने आप को व्यवहार करने का प्रयास करते हो, तो आप असल में करते हो चिंतन। चिंतन यानी कि उस समस्या से उबरें कैसे, उस समस्या को दूर कैसे करें, उस परिस्थिति से आप बाहर कैसे निकले या उस परिस्थिति में आपको किस तरह से व्यवहार करना है, इस बात का निर्णय करने के लिए जब आप एक मानसिक प्रक्रिया प्रारंभ करते हो, इस मानसिक पूरी प्रक्रिया को ही हम सोच या चिंतन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मूल रूप से चिंतन क्या होता है कि हम सूचनाओं में हेर फेर करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने यहाँ पॉइंट आपके लिए लिखा है, आप ध्यान से, कि मूल रूप से अगर आप देखोगे ना तो हम क्या करते हैं कि चिंतन की प्रक्रिया में जो हमारे पास पहले से उपलब्ध सूचनाएं हैं, जो जानकारी है या जो हमने किसी विषय के बारे में एक अवधारणा बनाई है या फिर हमने किसी के बारे में जो सोचा है, हम उसको अब अलग तरीके से सोचना शुरू करते हैं। क्योंकि ये जो जानकारी हमारे पास में ये तो पहले की है, सामने की परिस्थिति बिल्कुल नई है, नवीन है, न्यू है। तो वास्तविक परिस्थिति, अभी वर्तमान में जो हमारे सामने परिस्थिति है, इस परिस्थिति को देखकर अब हम अपनी उपलब्ध जानकारी, अपने अनुभव का प्रयोग करके सूचनाओं में थोड़ा हेर बदल करते हैं, हेर फेर करते हैं, फेर बदल करते हैं। चलिए दोस्तों, जरा मैं आपके साथ में विद कैमरा भी आ जाता हूँ, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पूरी एक प्रक्रिया का हम लोग अब जो है एक तरह से आप सामने जो भी आपकी परिस्थिति है उस समस्या के समाधान के लिए या उस परिस्थिति में आप सही तरीके से व्यवहार कर पाए, निर्णय ले पाए, इसके लिए आप क्या करते हैं, अपने पास उपलब्ध जो जानकारी है उसमें आप फेरबदल करते हैं। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा और समझाने का प्रयास करता हूँ। दूसरा, आप अगर यहाँ पर एक चीज़ गौर करोगे, आप यहाँ पर एक चीज़ देखने का प्रयास करोगे तो आप समझोगे कि चिंतन करने की प्रक्रिया और अधिक विचार उत्पन्न करता है कि जब आप ना कुछ सोच रहे होते हो, जब आप चिंतन कर रहे होते हो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ नई बातें आती हैं, कहीं ना कहीं कुछ नया विचार आ रहा होता है। तो चिंतन करने की प्रक्रिया और अधिक नए विचार उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप सोच रहे होगे, यार मैं सामने से जाऊँ, मेरे सामने एक गाड़ी है, मेरे सामने एक बस है और मेरे सामने एक दूसरा भी यातायात का साधन है, अब मैं क्या चुनूं। तो जब आपको ऑप्शन मिल जाता है तो फिर आप सोचते हो, यार अगर मैं बस लूँगा तो क्या करूँगा, ट्रेन लूँगा तो क्या करूँगा, या फिर मैं ट्रेन की जगह किसी 2 पहिया वाहन से जाऊँगा तो क्या करूँ।
तो आपने देखा कि जब आप चिंतन आरंभ करना शुरू करते हो तो एक प्रक्रिया से जुड़ी हुई अन्य चिंतन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती। तो चिंतन क्या है? चिंतन करने की प्रक्रिया जब हम आरंभ करते हैं तो एक विचार से कई सारे अन्य विचार भी उत्पन्न होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, जिससे कि हमारे विषय के बारे में समझ और हमारे उसके बारे में जो एक आप कह सकते हो कि जानकारी है वो बढ़ती है। अब छात्रों को ऐसी चुनौतीपूर्ण कार्यों की आवश्यकता होती है जो उन्हें कुशल और प्रभावी सोच के लिए प्रोत्साहित करें। तो अगर एक छात्र के रूप में आप मुझसे पूछो या आप खुद भी विश्लेषण करोगे तो आप इस बात को देख पाओगे कि जब आप एक छात्र के रूप में किसी विषय के ऊपर चिंतन करते हो तो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करते हो। तो इससे आपकी विषय के प्रति जानकारी, विषय के प्रति जो आपकी समझ है वो और अच्छी होती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस विषय की जो आपकी जानकारी होती है वो लंबे समय तक आपके दिमाग में यथावत बनी रहती है, यानी कि जिस तरह से आपने उस चीज़ों को पढ़ा है उसी तरह से फिर वो चीज़ आप जो है आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और हो गई। अब आगे हम चलते हैं। तो चिंतन करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि चिंतन करने की जो प्रक्रिया है, मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चिंतन करने की जो प्रक्रिया है वो हमारे समक्ष हो रही कार्य या घटना के कारण उसके प्रभाव के संबंधों को मौखिक रूप से बनाने, निर्माण करना, विश्लेषण करना और संवाद करने और समस्या के व्यवहारपूर्ण समाधान का सुझाव देने में मदद करता है। अब इस बात को आपको कुछ इस तरह से समझना है, मैं आपके यहाँ पे रख लेता हूँ कि जब आप चिंतन करने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी समस्या का समाधान कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उस विषय के बारे में आप जान पाते हैं, आप एक अपना तर्क करते हैं, आप अपना एक मॉडल बनाते हैं जिससे कि आप सामने जो भी परिस्थिति है, सामने जो भी एक चुनौती है, आप उसका विश्लेषण करते हो, उस समस्या को किस तरह से आप दूर कर सकते हो इसके बारे में आप अपने खुद के और व्यवहारिक तरीके से, यानी कि जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके बारे में आप सोचते हो और एक सही ऑप्शन आप उसमें से चुनकर बाहर निकालते हो, यानी अपने आप के लिए वो लेते हो। ठीक है, तो चिंतन की जो प्रक्रिया है एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने में, गौर करिएगा कि चिंतन की जो पूरी प्रक्रिया है किसी एक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने, विचारों का निर्माण करने और उनके बीच में सक्षम संबंध बनाने में सक्षम बनाती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि जो चिंतन की प्रक्रिया होगी इससे होता क्या है कि एक व्यक्ति को ज्ञान भी प्राप्त होता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। आप किसी परिस्थिति में फंस गए हैं तो आप विचार कर सकते हैं, विचारों का निर्माण करने और जो विचार आपने किए हैं और जो आपने सीखा उनके बीच में संबंध स्थापित, यानी कि उससे अब आप प्रोसेस करके नई जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, कुछ और सीख सकते हो। तो इसमें सूचनाओं का प्रसंस्करण, मूल्यांकन के साथ साथ तर्क और पूछताछ की प्रक्रिया भी शामिल है। तो जब आप चिंतन करते हो अर्थात आपने जो अभी तक चीज़ें पढ़ी हैं, आपने अभी तक जो चीज़ें सीखी हैं, आप उनके बारे में तर्क करते हो, आप उसका विश्लेषण करते हो कि ये सही है कि नहीं, अभी तक जो मुझे पता है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप अपने विषय का विश्लेषण भी करते हो, आप उस विषय के बारे में तर्क भी करते हो और आप उस विषय को फिर अपनी अनुभव और अपनी जानकारी के हिसाब से उसको परखते हो। तो चिंतन हमें धारणाओं और संभावनाओं की खोज को बेहतर करने में, चिंतन हमें धारणाओं और संभावनाओं की खोज को करने में सक्षम बनाता है। आप ध्यान रखिएगा कि चिंतन करते हैं तो हम किसी विषय के बारे में कुछ सोच पाते हैं, जब हम चिंतन करते हैं तो उस विषय के बारे में हमारी समझ बढ़ती है और हम कुछ नया भी खोजते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो चिंतन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। तो अभी तक एक बात तो आप समझ गए होंगे कि चिंतन मुख्य रूप से एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से आप कुछ सोचते हो, किसी विषय के बारे में आप जानकारी इकट्ठा करते हो या किसी विषय के बारे में आप अपना एक नया दृष्टिकोण बनाते हो। तो ये एक प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके जीवन में बहुत काम आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखोगे कि चिंतन की प्रक्रिया के बारे में कुछ प्रमुख जो है परिभाषाएं भी दी गई हैं और इन परिभाषाओं को हमें जानना भी चाहिए। ठीक है, तो पहली बार हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे देखिए चिंतन क्या है, एक अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रक्रिया है और इसे समझना मनोविज्ञान में सबसे कठिन अवधारणाओं में से एक है। देखा आपने यहाँ पर लिखा है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने में हम
देखिए एक व्यवहारिक तरीके से हम इसको परिभाषित तो कर सकते, लेकिन सही में किस तरह से चिंतन हो रहा है इसके बारे में हम सब ने अपने अपने अनुभव दिए हैं, और उन्हीं अनुभवों का एक संकलन करके हम एक सामान्य सी परिभाषा निर्माण करते हैं, सामान्य सी परिभाषा बनाते हैं चिंतन की प्रक्रिया के बारे में। तो अगर रॉस की परिभाषा के बारे में हम देखें तो रॉस कहते हैं कि चिंतन अपने आप में संज्ञानात्मक, चिंतन अपने संज्ञानात्मक पहलू से मानसिक गतिविधि या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं के संबंध में मानसिक गतिविधि। अब यहाँ पर देखिएगा कि इन्होंने क्या कहा कि जो भी चिंतन क्या है, चिंतन अपने संज्ञानात्मक पहलू में, मतलब कि अगर हम इसको एक पढ़ने लिखने सीखने समझने के संदर्भ में अगर इसकी बात करते हैं तो एक मानसिक गतिविधि है जिसमें कि हमारे आसपास जो भी मनोवैज्ञानिक चीज़ें, चाहे हमारे समाज में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में जो हो रहा है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें, जो भी मनोवैज्ञानिक वस्तु हैं, उनके बीच में एक संबंध स्थापित करने की मानसिक प्रक्रिया, यानी कि मेंटली ही हम जो है बहुत सारी चीज़ें करते हैं हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में। तो इस पूरी प्रक्रिया को इन्होंने ये छोटी सी परिभाषा में बताया। अब आगे अगर देखते हैं, गैरेट ने कहा कि चिंतन वह व्यवहार है जो अक्सर निहित और छिपा होता है, जिसमें प्रतीकों, छवियों, आप देखिएगा यहाँ पर प्रतीकों, छवियों और विचारों और धारणाओं को आमतौर पर नियोजित किया जाता है। अब इस परिभाषा को आप समझने का प्रयास करिएगा कि गैरेट ने कहा कि चिंतन वह प्रक्रिया है या वह व्यवहार है, यानी कि हम जब करते हैं उस व्यवहार के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि दिखता नहीं है असल में। प्रत्यक्ष रूप से आप बता सकते हो कि ये चिंतन कर रहा है। जब मैं शांत बैठा हो सकता है मैं चिंतन कर रहा हूँ या मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। तो चिंतन क्या है, एक छिपी हुई प्रक्रिया है, अज्ञात प्रक्रिया है, मतलब आप देख नहीं सकते। तो एक बोल सकते हैं कि निहित और छिपी प्रक्रिया है जिसमें प्रतीकों, छवियों, विचारों और अवधारणाओं को आमतौर पर हम नियोजित करते हैं, एडजस्ट करते हैं। हम अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ मॉडल बना रहे होते हैं, जो अनुभव है उसके बारे में हम अपना अनुभव परिस्थिति के अनुसार जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर एक निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम देखते हैं कोई और चीज़, तो यहाँ पर आप देखोगे कि चिंतन की कुछ प्रमुख शैलियाँ हैं, टाइप्स ऑफ थिंकिंग। यहाँ पर देखिएगा टाइप्स ऑफ थिंकिंग। चिंतन को ना कुछ प्रमुख शैलियों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कन्वर्जेंट या फिर एनालिटिक थिंकिंग। तो अभिसारी चिंतन भी कहते हैं। अभिसारी चिंतन क्या है, हमारी मेमोरी, हमारे आसपास के संसाधनों या तर्क का उपयोग करके किसी प्रश्न का सबसे अच्छा उत्तर देने की प्रक्रिया। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम क्या करते हैं, इट इज़ द बेस्ट वे टू आंसर द प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंट बिफोर अस। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी मेमोरी, अपने रिसोर्सेज और लॉजिक लगाकर हम किसी विषय के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं या किसी समस्या का समाधान करते हैं। केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। जब आप एक ही बिंदु पर जो है ध्यान रखकर आप जब चिंतन कर रहे होते हैं तो ये अभिसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव का स्थान नहीं होता। जब आप अभिसारी चिंतन कर रहे होते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं सिर्फ आप अपने विषय के ऊपर ध्यान रखते हो, आप विषय से संबंधित जानकारी की ही बात करते हो और उसी के ऊपर जो है आपका रिसर्च फोकस होता है। तो इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव का स्थान नहीं होता। यह महत्वपूर्ण बात है। एक अभिसारी विचारक को सही उत्तर तक पहुंचने के लिए पहले से स्थापित मान्य प्रक्रियाओं और पूर्व अनुभव की आवश्यकता होती है। यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा होगा कि प्रक्रिया को समझने के लिए इन्होंने बताया कि जब आप कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं तो कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप क्या करते हो कि पहले से कुछ प्रीडिफाइंड आपके थ्योरम होंगे, कुछ फॉर्मूला होगा, उसका इस्तेमाल करते हैं। प्लस आपका भी कुछ विषय के बारे में, जिस विषय के बारे में आप सोच रहे हो या चिंतन कर रहे हो उसके बारे में कुछ अनुभव होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई गणित का आप प्रश्न बना रहे हो और आपको लग रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये अब आपका बन सकता है। तो ये आपको लग रहा है, आपके अनुभव ने बताया कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर बनेगा, तो ये आपका अनुभव बोल रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये पहले से आपको पता है, यानी पूर्व निर्धारित सिद्धांत है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके आप जो है वर्तमान परिस्थिति में, चाहे वो गणित के मुश्किल प्रश्न हो या फिर कुछ भी है, आप उनका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो एक चीज़ और देखा आपने कि अभिसारी सोच का उपयोग आमतौर पर मानकीकृत और बहुविकल्पीय परीक्षणों के लिए किया जाता है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो प्रयोग है आमतौर पर आप देखोगे कि स्टैंडर्डाइज एंड मल्टीपल चॉइस टेस्ट जो होते हैं उसमें होता है। इस प्रकार के परीक्षण हमारे ज्ञान को सरल और तार्किक स्थितियों में
इस्तेमाल करने की क्षमता का आकलन करता है। कि मतलब अब जैसे कि हम जाते हैं, अभी आपसे कोई पूछ ले कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा ABCD। तो आप जो है अब सिंपल परिस्थिति है और विकल्प मिल गए तो आप इसमें चुन सकते हो। तो ये तर्क करने के, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला कौन सी है, या फिर विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, या विश्व में सबसे ज़्यादा जो अनाज का उत्पादन कौन देश करता है, या कोयले के उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, या फिर अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में अभी प्रेजेंट जो है सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, क्रिकेटर कौन है, या टेनिस खिलाड़ी, तो आप अपना क्या करोगे, तर्क लोगे। आपको 4-5 ऑप्शन तो पता है, अब उसमें आप तर्क करोगे कि किस कारण से ये बेहतर है, किस कारण से ये नंबर 2 पर, या नंबर 3 पर, या नंबर 4 पर। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस तरह की परिस्थितियों में जब अपनी सोच, अपने ज्ञान, अपने अनुभव का आप इस्तेमाल करते हो, तो आप जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे हो, आप अभिसारी चिंतन कर रहे हो। उदाहरण के लिए जब शिक्षक बालक से प्रश्न करता है कि बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आपको पता है कि यार उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी कि जो सटीक उत्तर है, जिसके मैंने आपको पहले बोला कि अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया में ज़्यादा विचार करने का स्थान नहीं होता है, आप ज़्यादा विचारों को फैला नहीं सकते हो। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में बात करते हैं तो आप ये नहीं सोचोगे कि अमेरिका में आज क्या हो रहा है, अमेरिका के प्रधानमंत्री कौन है या राष्ट्रपति कौन है। आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी के विषय के बारे में ही सोचना पड़ेगा और उस उत्तर को ढूंढना पड़ेगा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम आपको बता पाए। तो अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया में आप जो है टू द पॉइंट काम करते हो। तो बालक उत्तर देता है लखनऊ। तो इस प्रश्न का उत्तर एक ही बिंदु पर केंद्रित है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही है और कोई नहीं है। समझ गए होंगे आप। अतः बालक अभिसारी चिंतन का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर दे रहा है। तो जब आप ना सीमित स्रोतों से सीमित स्थान पर सोचते हैं, सीमित विषयों के बारे में आप सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जो है अभिसारी चिंतन कर रहे हैं। चलिए, अभिसारी चिंतन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इसको हम देख लेते हैं। इसके द्वारा खोजा गया समाधान बिंदु क्लोज एंडेड होता है। तो यानी कि इसका जो उत्तर होता है ना असल में, या इसका अभिसारी चिंतन मुख्य रूप से हम ऐसी प्रश्नों के लिए करते हैं जिनके कि उत्तर निश्चित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ के अलावा और कुछ नहीं होगा। हाँ, उत्तर आप कुछ भी दे दें लेकिन उत्तर एक ही है। लेकिन आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस ब्रह्मांड का अस्तित्व क्या है, इस पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, तो मैंने ये नहीं बताया कि क्रिकेट में, फुटबॉल में, रनिंग में, आर्चरी में, या फिर आपका शूटिंग में, या ये नीरज चोपड़ा की तरह जैवलिन थ्रो में। मैंने आपको नहीं पूछा। जब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया तो ये अभिसारी चिंतन के लिए नहीं बना। ये है आपका, माफ़ करिए, हाँ, ओपन एंडेड मतलब इसके बहुविकल्पीय उत्तर हो सकते हैं। आपका दृष्टिकोण, आपका अनुभव और आपकी पसंद, आपका व्यक्तित्व इस बात को निश्चित करेगा कि आपके हिसाब से कौन बेहतर खिलाड़ी है। तो ये अभिसारी चिंतन के लिए आपको, क्योंकि आपको कई विषयों के बारे में सोचना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप अभिसारी चिंतन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अभिसारी चिंतन जो है जहाँ की निश्चित उत्तर मिलने की संभावना है, ये बुद्धि को बढ़ावा देता है और बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, इसमें गति होती है, अर्थात इसके द्वारा शीघ्र समाधान प्रस्तुत किया। लेकिन अगर हम पूछ लें कि इस समय वर्तमान में क्रिकेट का टॉप खिलाड़ी कौन है, तो आपको पता होगा तो आप बता भी दोगे। अभिसारी चिंतन के द्वारा खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध होते हैं, ये तथ्यों पर आधारित होते हैं और ये ज़्यादा प्रतिष्ठित होते हैं, यानी कि ये मोर प्रेस्टिजियस होते हैं, इनकी वैल्यू होती है, जो आंसर होते हैं वो ज़्यादा, क्योंकि इनका उत्तर सटीक है, बदलने वाला नहीं है, फिक्स्ड है, सभी मानते, स्टैंडर्डाइज्ड रिजल्ट मिलता है यहाँ पे। ये एक प्रकार के रैखिक चिंतन है, आप एक ही दिशा में काम करते हो। जब आपसे पूछा जाए कि अभी मुझे वर्तमान में बताइए कि वर्ष 2023 का सबसे बेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया है क्रिकेट में, तो आप एक ही बात सीधे से पता कर लोगे, भाई जो भी होगा वो आपको पता कर लो। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं, एक ही दिशा में सोचना, क्रिकेट के बारे में, बेस्ट खिलाड़ी के बारे में। तो एक लीनियर थिंकिंग हो रही है यहाँ पे, अलग अलग दिशा में आपको नहीं सोचना कि यार फुटबॉल में सोचते हुए, वॉलीबॉल में सोचते हुए, दूसरे स्पोर्ट्स में सोचते हुए फिर आप क्रिकेट में पहुँच रहे हो, वो ब्रांच्ड थिंकिंग स्टाइल हो गया। ठीक है, यहाँ पे लीनियर थिंकिंग है आपकी। इसके अलावा होता है दूसरा जो तरीका, वो होता है अपसारी चिंतन, जिसे हम बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अगर अभिसारी आपको समझ में आ गया हो, कन्वर्जेंट थिंकिंग समझ में आ गई हो, तो अब आप बात करते हैं डाइवर्जेंट। अपसारी चिंतन यानी कि यहाँ पर देखिए, अपसारी चिंतन अभिसारी सोच का ठीक विपरीत होता है। इसमें एक भी सही उत्तर न होने पर समाधान, आगे के रास्ते या नया विचार शामिल है। इसमें हो सकता है कि जो भी उत्तर आप दे रहे हो ना, या जो भी विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं, वो शायद ठीक ना हो या उससे भी काम ना चले, तो आप और भी विकल्पों के बारे में सोचते हो।
अभिसारी चिंतन एक विचार, एक प्रक्रिया या एक विधि है जिसका उपयोग कई संभावित समाधानों की खोज करके रचनात्मक विचार उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आइए हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी कि अभिसारी चिंतन क्या है, एक विचार, एक प्रक्रिया या एक विधि है जिसका उपयोग करके आप जो है कई सारे संभावित समाधानों की खोज करते हो। ठीक है, आमतौर पर यह एक सहज, मुक्त प्रवाह, गैर रैखिक तरीका होता है, जैसे कि एक आकस्मिक संज्ञानात्मक प्रक्रिया में कई विचार उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा होगा दोस्तों कि यहाँ पर हम विषय के बारे में सिर्फ एक ही दिशा में नहीं सोच रहे। यहाँ पर आप विषय के बारे में 360 डिग्री सोच सकते हो, अलग अलग दृष्टिकोण से सोच सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन में आप विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से इसको विश्लेषण करते हो, अलग अलग तरीके से उसके बारे में आप सोचते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है, ध्यान रखिएगा कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति, अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल यानी कि एक से अधिक समाधान, एक से अधिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। देखिए, अभी तक के डिस्कशन से एक चीज़ आपको क्लियर हुआ हो कि जब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, देखें यहाँ पर अभिसारी चिंतन, तो अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, तो यहाँ पर हमारे पास में सिंगल सॉल्यूशन होता है। जब अपसारी चिंतन बात करते हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए ओपन एंडेड होंगे, यानी इनके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं और हम सॉल्यूशन भी बहुत सारे देते हैं। तो अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्ट का मतलब ही होता है एक पॉइंट से बाहर की ओर निकलना और कन्वर्जेंट का मतलब ही होता है एक पॉइंट के पास आके जमा होना। तो ये एक प्रमुख अंतर भी है और इस तरह से आप इसको समझ भी सकते हो। जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हो, तो हो सकता है आप इसके या आप पूरी क्लास में अगर यही प्रश्न सभी बच्चों से पूछा जाए तो आप देखोगे कि इसके कई सारे उत्तर देखने को मिलेंगे। तो जब इस तरह का उत्तर आपको देखने को मिले, कई सारे उत्तर आपको देखने को मिले, एक ही प्रश्न के अलग अलग उत्तर देखने को मिले, तो ये आप समझ लीजिए कि आप बात कर रहे हैं अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। लेकिन जब आप एक क्वेश्चन करो और उसका एक ही आंसर सभी बच्चे दें, जैसे कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति कौन है, और हर एक बच्चा जब एक ही जवाब दे तो वो आपका हो गया क्या हो गया बताइए? हाँ, वो हो गया आपका कन्वर्जेंट। एक ही पॉइंट पे आ रहा है, सबके जवाब, सभी के 1 2 3 4 5 सबके जवाब एक पॉइंट पे आ रहे, तो ये कन्वर्जेंट हुआ। लेकिन सबके जवाब अलग अलग है तो वो हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग। इस तरह से याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो इसी तरह से अब मैं आपको बता ही दिया, ये सब पॉइंट इस तरह से नीचे के पॉइंट लिखे हुए तो आप इसको समझ सकते हो। चलिए, अपसारी चिंतन के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। इसके द्वारा खोजे गए समाधान, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो खोजे गए समाधान हैं वो ओपन एंडेड वाले यानी कि बहुविकल्पीय होते हैं। हो सकता है आपका जवाब मेरे जवाब से बिल्कुल अलग हो, तो ओपन एंडेड होंगे, कई सारे उसके उत्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, यानी सृजनात्मकता की को स्थान मिलता है। आप एक ही विषय के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से सोच सकते हो, अलग अलग तर्क कर सकते हो। इसमें किसी एक समस्या के एक से अधिक हल हो सकते हैं। आपने हो सकता है किसी समस्या का जो हल दिया उससे अलग भी कोई हल हो सकता है। ठीक है, यह रूढ़िबद्ध नहीं होता, यानी कि किसी एक फिक्स सॉल्यूशन पे फिक्स नहीं होता, किसी ऐसी तरीके से किया जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। अर्थात किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित न होकर ये पूरे विषय का अवलोकन जो है अलग अलग दृष्टिकोण से करने का अवसर देता है। तो ये आपने देखा होगा कि अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग में आप जो है विषय के बारे में 360 डिग्री सोच सकते हो, अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हो। इसमें लचीलापन होता है, इसमें आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, इसमें आप जो अलग अलग तरीके से कर सकते हो, तो इसमें काफ़ी लचीलापन होता है। ये कल्पना शक्ति को भी बढ़ावा देता है, ये कल्पना शक्ति को बढ़ावा देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखेंगे आलोचनात्मक चिंतन या समीक्षात्मक चिंतन। तो जब आप चिंतन करते हो किसी विषय के बारे में, यानी कि तथ्यों का वस्तुपरक विश्लेषण, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हुए जब कोई निर्णय लेना होता है, कोई निर्णय लेना आलोचनात्मक चिंतन या समीक्षात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस दोबारा मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इसको आपको समझाता हूँ, एक मिनट,
कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग समथिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म ए जजमेंट अबाउट इट। क्रिटिकल थिंकिंग इज एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड रैशनली। तो क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्या करते हैं, किसी विषय के बारे में स्पष्ट रूप से और तर्क संगत रूप से सोचने का कार्य करते हैं। आप उसके बारे में कोई पहले से मानसिक रूप से तैयारी नहीं करते, कोई पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं लेते और कोई पक्षपातपूर्ण तरीके से अपनी सोच को आगे भी नहीं बढ़ाते। तो जब आप किसी विषय के बारे में कुछ इस तरह से सोचते हो तो इसे हम लोग कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलोचनात्मक चिंतन जो होता है, आलोचनात्मक सोच, चीज़ों के बारे में कुछ खास तरीके से सोचने का एक तरीका, जिससे इसे कि उन परिस्थितियों में सर्वोत्तम संभव समाधान हम प्राप्त कर सके जिसके बारे में आप सोच रहे हो। एक आलोचनात्मक सोच के लिए हमें तर्क करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। उम्मीद देखता हूँ आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि आलोचनात्मक सोच के लिए हमें तर्क करने के योग्य होना चाहिए। आलोचनात्मक सोच के लिए हमें निष्क्रिय जानकारी प्राप्त करने के बजाय एक सक्रिय शिक्षार्थी बनने की आवश्यकता है। अर्थात कि आप जब किसी विषय के बारे में आलोचनात्मक चिंतन कर रहे हो ना, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि कहीं से आपको रेडीमेड कोई सॉल्यूशन मिल गया या आप कुछ पढ़ दो और बोलो कि नहीं यही होता। आपको उसके बारे में ए टू लेकर जेड यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, नई नई जानकारी, सभी जानकारी, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप जो है उसके बारे में एक निर्णय ले पाए। क्योंकि देखिए समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, तो आपको हर एक विषय के बारे में पता होना चाहिए। जिस विषय के बारे में आप पता करें उसकी हर एक तथ्य को आपको जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, तब जाके आप निर्णय ले पाओगे। एक आलोचनात्मक विचारक एक विचारों और धारणाओं के बारे में कई सवाल पूछते हैं बजाय इसके कि वह सरलता से स्वीकार कर लें जो भी आपके सामने उपलब्ध है। तो ये आप समझ गए होंगे आप यहाँ पर पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं। वे हमेशा यह निर्धारित करने की कोशिश करते हैं कि उपलब्ध जानकारी, तथ्य, तर्क, निष्कर्ष पूरी तस्वीर को समझाते हैं कि अब देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने आपको बोला कि आलोचनात्मक सोच का अर्थ ही होता है कि आप विषय को पूरी तरीके से समझ रहे हो, आप विषय की पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हो और विषय का पूरी तरीके से विश्लेषण कर रहे हो। तो आलोचनात्मक सोच क्रिटिकल थिंकिंग में आप करते ये हो कि विषय को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बोल सकते हो कि अवधारणा के, बोलते ना कि प्री मेडिटेटेड आपका कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। एक आलोचनात्मक सोच के कुछ विभिन्न जो है आपके कौशल के कुछ विशेषताएं होती हैं और वो देखते हैं। यह विचारों के बीच संबंध को समझ सकता है, विचारों के बीच में संबंध को समझ सकता है। इसके अलावा तर्कों और विचारों के महत्व और प्रासंगिकता का निर्धारण कर सकता है। तर्कों को पहचानना और धारणाओं के निर्माण और उनके मूल्यांकन को हम तार्किक सोच की मदद से कर सकते हैं। तर्क में विद्यमान विसंगतियां और त्रुटियों की पहचान करना भी तार्किक चिंतन की मदद से होता है। जब हम किसी विषय के बारे में सोच रहे होते हैं और कुछ गलती पता चल जाए, कुछ ऐसा लगे कि सही नहीं है, तो हम उसकी पहचान करके उसको सही भी कर सकते हैं। समस्या को एक सुसंगत और व्यवस्थित तरीके से, आप देखिएगा कि व्यवस्थित तरीके से देखने की क्षमता विकसित होती है और साथ ही साथ अपनी मान्यताओं, विश्वासों और मूल्यों के तर्कपूर्ण व्याख्या करने की योग्यता जो है हमें क्रिटिकल थिंकिंग से ही आती है। ठीक है, अब आखिरी जो तरीका है जो हम देखेंगे यहाँ पर, रचनात्मक चिंतन। देखिए, एक रचनात्मक चिंतन लीक से हटकर सोचने की क्षमता। रचनात्मक चिंतन इसमें आप क्या कर रहे हो ना कि आप जो पूर्व निर्धारित पहले के तरीके बिल्कुल उस तरीके से नहीं सोच रहे, आप थोड़ा नए तरीके से सोच रहे हो। तो एक रचनात्मक चिंतन क्या है, जो आमतौर पर सोचने की प्रक्रिया ना उससे थोड़ा हट कर, बोलते ना कि हम विचारक कुछ दूसरे किस्म के हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो कि आप थोड़ा अलग तरीके से सोचने का प्रयास कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक मिनट। यह विचाराधीन विषय को विभिन्न कोण से देखने की क्षमता है जो सामान्य रूप से सामान्य चिंतन की प्रक्रिया से आपको काफ़ी भिन्न लगेगी। ये रचनात्मक चिंतन मौजूदा जानकारी के माध्यम से नई अंतर्दृष्टि और विभिन्न विचारों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। अभी जो आपके पास जानकारी उपलब्ध है, आप उसी डेटा में कुछ हेर फेर करते हो, आप उसमें बदलाव करते हो, उसी विचार को आप थोड़ा नए तरीके से देखते हो और आप उससे ना कुछ नई जानकारी इकट्ठा करते हो। तो आप देख रहे हो कि एक रचनात्मक चिंतन मौजूदा जानकारी के माध्यम से अंतर्दृष्टि और विभिन्न विचारों को प्राप्त करने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। रचनात्मक चिंतन में नए पैटर्न देखने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों से सोच की विभिन्न शैलियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से जानकारी की जांच करना भी शामिल है। कुछ भी अभ्यास के साथ, यानी कि
कोई भी कुछ अभ्यास के साथ रचनात्मक चिंतन दिमाग को बढ़ावा देते हैं। जब आप रचनात्मक चिंतन करते हो तो आपका दिमाग का भी अभ्यास होता है, आपको नई नई बातें पता चलती है, आप ना किसी एक काम को बिल्कुल अलग अलग तरीके से करते हो, जिससे कि आपको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो रचनात्मक चिंतन एक ऐसा कौशल है जो आपको चीज़ों को एक नए दृष्टिकोण और विभिन्न कोणों से करने का अवसर देता है, नए दृष्टिकोण से सोचने का अवसर देता है। अब अगर कुछ प्रमुख बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं हम लोग, तो रचनात्मक कौशल से आपको क्या फ़ायदे मिलते हैं या इसका महत्व क्या है वो यहाँ पर समझते हैं कि रचनात्मक कौशल से आप समस्या को सुलझाने की क्षमता विकसित करते हैं। ठीक है, आपका लेखन कौशल विकसित होता है, आपका दृश्य कौशल यानी कि विषय के बारे में आप देखकर भी बहुत कुछ समझ सकते हो। संचार कौशल, जब आप रचनात्मक सोच विकसित करते हो, आपके अंदर रचनात्मक सोच जो है, क्रिएटिव थिंकिंग आपने बोला ना, तो क्रिएटिव थिंकिंग अगर आप है तो आप एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपके अंदर संचार कौशल बेहतर होगा। आप खुले विचारों वाले व्यक्ति हो जाते हो क्योंकि आप हर एक विषय को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अलग अलग दृष्टिकोण से देखने में सक्षम हो, आपके अंदर वो लचीलापन है। किसी कार्य या विषय के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचना भी जो है आपकी प्रवृत्ति में शामिल हो जाएगा। तो रचनात्मक सोच के ये कुछ प्रमुख लक्षण है, यही उदाहरण भी हैं। साधारण संसाधनों से कुछ उपयोगी या मूल्यवान वस्तु बनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग रचनात्मक होते हैं, आप देखोगे कूड़े करकट से भी कुछ नया बना देते हैं, कूड़े करकट से भी सजावट का कुछ बना देते हैं। तो ये रचनात्मक सोच की बात है। आमतौर पे जो चीज़ हमारे लिए कूड़ा है, हमारे लिए व्यर्थ है, हमारे लिए बर्बाद चीज़ है, उससे लोग अगर कुछ नया बना लेते हैं तो वो व्यक्ति रचनात्मक सोच का मालिक है, वो व्यक्ति रचनात्मक सोच रखता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब सोच विकसित करने की विभिन्न रणनीतियाँ जो है ये हम अगले वीडियो में देखते हैं।